who can trigger CIRP process under Insolvency Act in India? ये आज का विषय है। आपको मालूम है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अच्छा केस लॉज है 21/9/2017 में मोबिलेक्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस किरूसा सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने 16 नंबर पेज के ऊपर हु कैन ट्रिगर CIRP प्रोसेस कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, एक्चुअली जजमेंट ने दिया है IRP प्रोसेस, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। तो ये कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस हु कैन ट्रिगर, इसका पूरा वर्णन किया हुआ है, उसके फॉर्म्स वगैरह प्रॉपर दिए हुए हैं। ऐसा बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है लॉ का, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जज ने रोहिंटन फली नरीमन जस्टिस एंड जस्टिस संजय किशन कौल जी ने वहाँ पे सब दिया है। और इसका जो लॉ है वो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 है। इसके सेक्शन 6, 7, 8, 9, 10 में हु कैन ट्रिगर, तो उसके ये सेक्शंस हैं। यानी कि इंसॉल्वेंसी प्रोसेस कौन ला सकता है। इंसॉल्वेंसी प्रोसेस पूरा कंप्लीट करने का जो काम होता है वो NCLT में होता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। जहाँ पे कंपनी लॉ के मैटर चलते हैं वहाँ पे इंसॉल्वेंसी के भी मैटर चलते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन कौन फाइल कर सकता है, हु कैन ट्रिगर दिस CIRP कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। तो पहला है इसमें फिनेंशियल क्रेडिटर, बैंक वगैरह जो है, जो जिसका बड़ा स्टेक है और उनका अकाउंट अगर रुका हुआ है, उनका पेमेंट नहीं आ रहा है, बार बार नोटिस देने के बाद भी नहीं आ रहा है, NPA में अकाउंट चला गया है, तो ऐसे केस में बैंक सेक्शन 7 के अनुसार IPC के IBC 2016 के सेक्शन 7 के अनुसार वो CIRP कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट करती है, एप्लीकेशन करती है। ये हो गया फिनेंशियल क्रेडिटर। दूसरा ट्रिगरर है वो है ऑपरेशनल क्रेडिटर। ऑपरेशनल क्रेडिटर बोले तो उसके सप्लायर वगैरह हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स, सप्लायर्स, दे आर अंडर ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के लिए IBC में सेक्शन 2 दिया है, एक सेक्शन 8 और सेक्शन 9। सेक्शन 8 के अनुसार पहले उनको नोटिस देना है कॉर्पोरेट डेटर को, जिनसे पेमेंट आपका मोर देन 1 CR पेमेंट आपका रुका हुआ है और वो मोर देन 1 CR पेमेंट आपका नहीं आ रहा है, तो पहले उसको एक नोटिस देना है। नोटिस का फॉर्मेट वगैरह सब ये जजमेंट में भी दिया है और लॉ में भी दिया है IBC में। तो वो नोटिस देने के बाद वो नोटिस को अगर जवाब मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, तो प्रॉब्लम खत्म हो गया। लेकिन अगर नहीं मिलता है और डिस्प्यूट वहाँ पे एग्जिस्टेंट है, ऐसा भी कुछ ऑब्जेक्शन उसका नहीं है, तो फिर सेक्शन 9 के अनुसार ऑपरेशनल क्रेडिटर CIRP प्रोसेस शुरू करते हैं। सेक्शन 7 रहो, सेक्शन 9 रहो या सेक्शन 10 रहो, आगे सेक्शन 10 भी बताता हूं, इसमें जो CIRP प्रोसेस स्टार्ट करना है, इसमें जब आप एप्लीकेशन देते तभी आपको IRP का नाम रिकमेंड करना, ये ज़्यादा अच्छा रहता है। आप आपके चॉइस से फिनेंशियल क्रेडिटर अपने चॉइस से, ऑपरेशनल क्रेडिटर अपने चॉइस से, और सेक्शन 10 में कॉर्पोरेट डेटर्स अपने चॉइस से अगर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल सिलेक्ट करता है तो ये कभी भी अच्छा रहता है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ऐसा हो जिसको कॉन्फिडेंस हो, नॉलेज अच्छा हो,
लीगल का भी नॉलेज है, प्रोसीजरल नॉलेज है, एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज है, कैपेबिलिटी है। ऐसा अगर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल मिल जाता है, ऐसे काफ़ी है। आप आईबीबीआई के साइट के ऊपर जाएंगे तो काफ़ी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की लिस्ट मिलती है। लेकिन आपके परिचय में अगर कोई मिल जाता है आपको, तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो उनका फॉर्म रहता है फॉर्म 2, वो फॉर्म 2 भर के लेके, और कंसेंट लेटर उनका, वो कंसेंट का ही फॉर्म है, कंसेंट फॉर्म आप एनसीएलटी में सबमिट कर सकते हैं। तो फिर उनका आईआरपी बोल के अपॉइंटमेंट होता है, इंटीरियम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, और वो आगे प्रोसीडिंग करता है। उसके ऊपर हमारा एक अलग वीडियो है और आगे भी बनाएंगे हम सीआईआरपी की प्रोसेस के ऊपर। फिर वो प्रोसेस कैसा चलता है, कितने दिन चलता है, 180 डेज है, मैक्सिमम 330 डेज वगैरह जो है, एज पर डिफरेंट जजमेंट ऑफ द एपेक्स कोर्ट, ये सब हुआ। और आईआरपी को बताता हूँ मैं, जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, इनको भी बताना चाहता हूँ कि आप जब भी काम करेंगे पूरे लॉ के साथ, पूरे सिस्टम के साथ काम कीजिए, पूरे स्पीड के साथ काम कीजिए और बैलेंस रखिए। आप कॉरपोरेट डेटर का और क्रेडिटर्स का जो कमिटी रहती है, सीओसी बोलते हैं हम इसको, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, इनके हित का बैलेंस रखना है प्रॉपर। आपको क्रेडिटर्स का भी हित रखना है, क्योंकि उनका पैसा भी जितना मैक्सिमम आप मिला के दे सकते देना है, और कॉरपोरेट डेटर को भी इसमें से बाहर निकालना है। ये दोनों का बैलेंस आपको रखना है। वर्कर्स वगैरह जो है उनकी पेमेंट, ये सब उसका हायरार्की लॉ में दिया है, वो हिसाब से काम करना है। इसलिए उसका जो टाइमलाइन है वो टाइमलाइन प्रॉपरली करना है। और सेक्शन 10 जो है, वो कॉरपोरेट डेटर हिमसेल्फ, जब उसकी लायबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, एसेट्स कम हो जाती हैं, इनकमिंग जो है उसका डेटर्स का जो सोर्स है वो नहीं है प्रॉपर, लायबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, इंसॉल्वेंसी उसका पूरा चित्र है, उसका जो पिक्चर है लाइक इंसॉल्वेंट है, और फिर वो खुद सीआईआरपी प्रोसेस में जाता है सेक्शन 10 के अनुसार। उन्होंने भी एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का एक्सेप्टेंस, वो जो फॉर्म है वो फॉर्म के अनुसार भरना है, और फिर एनसीएलटी उनको अपॉइंट करती है। अगर उनके ऊपर कोई केस चालू नहीं है, वो आईपी के ऊपर उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, एएफए उनको प्रॉपरली मिला है, एएफए उनका क्लियर है, तो फिर एनसीएलटी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहता है, एनसीएलटी अपॉइंट करती है। रिकमेंड करने का काम आपका है, अपॉइंट करने का काम एनसीएलटी का है। और लगभग एक महीने के पीरियड के बाद, या 40 दिन का पीरियड जो है स्टार्ट का प्रोसेस का, वो प्रोसेस होने के बाद जब सीओसी की फर्स्ट मीटिंग होती है, वो सीओसी की फर्स्ट मीटिंग में फिर सीओसी डिसाइड करती है, कमिटी ऑफ क्रिएटर्स, कि आगे ये प्रोसेस कौन लेके जाएगा। सेम आईआरपी को आरपी में रूपांतरित करना है या आरपी अलग से अपॉइंट करना है, वो डिसाइड करते हैं। तो विजडम ऑफ सीओसी, ऐसा बहुत एक अच्छा लाइन स्विस रिबन ये जजमेंट में ऑनरेबल जस्टिस ने दिया है, विजडम ऑफ सीओसी। सीओसी के विजडम के ऊपर ही पूरा इंसॉल्वेंसी प्रोसेस चलेगा। इसमें कोड भी इंटरफेयर नहीं करेगी, एपेक्स कोड भी इंटरफेयर नहीं करेगी सीओसी के विजडम के डिसीजन में। इसलिए सीओसी के साथ प्रॉपर मिलके अगर आप प्रॉपर रन करते हैं तो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस टाइमलाइन से क्लियर हो जाती है। लिटिगेशन थोड़े आते रहते हैं, नहीं ऐसा नहीं, एनसीएलटी में कोई तरह भी आईए डालते रहते हैं, वो आईए को जवाब देना पड़ता है, लेकिन उतना कैपेबल अगर आपका आईआरपी है तो वो बहुत ईजीली और बहुत कॉन्फिडेंटली वो मैनेज करता है। और मैं सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल भी हूँ। काफ़ी अलग अलग इसमें मुझे आईआरपी का, आरपी का, लिक्विडेटर का वगैरह जो है वो चांस अपेयर होने के लिए मेरे गुरु की कृपा से, सबकी कृपा से मिला है। लेकिन बहुत सारे आईपी भी है कि जो अच्छे कैपेबिलिटी के हैं, खाली आपको एक अच्छा आईपी कैपेबिलिटी का मिल जाता है कि जो बहुत सही ढंग से आपका सीआईआरपी प्रोसेस मैनेज करेगा, तो वो आपके लिए अच्छा है। आपके लिए मतलब मैं आपको आपके लिए बताना रहा हूँ, जिनको इसमें जाना है उनके लिए है। ये तो जनरल पब्लिक के लिए वीडियो बनाया है फॉर अंडरस्टैंडिंग, लेकिन ये थोड़ा टेक्निकल नॉलेज है, टेक्निकल लॉ का नॉलेज है, इसलिए जो टेक्निकल लॉ में जो इंटरेस्ट लेते हैं इनको ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। एकदम लेमैन है,
लेमैन को थोड़ा सा ये इंसॉल्वेंसी, ये कॉर्पोरेट लॉ थोड़ा समझने में मुश्किल होता है, लेकिन दो चार बार एक वीडियो देखते हैं तो आप आराम से समझ भी जाते हैं। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू वेरी मच। आज आया ना आराम।